आज बिस्मिल्लाह करते हैं। चैप्टर है गैसेस का। तो इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप खुद पढ़ लें कि गैसेस क्या है। एक स्टेट ऑफ मैटर है कि जिनमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। तो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को गैस कहते हैं। अब इधर देखें, इसकी जो इस चैप्टर की सबसे पहली बुनियादी टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये थ्योरी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, लेकिन यहाँ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा डिस्कस करेंगे। इधर देखिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है ये थ्योरेटिकल एजम्पशन पे बेस्ड है, यानी पास्टुलेट्स पे बेस है। इसमें ऐसे स्टेटमेंट है जिनकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड तो है लेकिन प्रैक्टिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट जिनकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड ना हो, इसको पास्टुलेट या एजम्पशंस कहते हैं। और इधर देखिए, स्टिल ये एक थ्योरी है, यानी इसकी अभी तक कोई परफेक्ट जो प्रैक्टिकल एलुसिडेशन है या डिटर्मिनेशन है अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन फिर भी इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके एजम्पशन को हम थ्योरेटिकली ठीक मानते हैं। इसमें से जो पहला एजम्पशन है वो ये है कि जितना भी कायनात में मैटर है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है और उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि इस लिहाज से, मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, हम मैटर के 3 स्टेट्स डिटरमिन कर सकते हैं। मैटर का वो स्टेट जिसमें ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक हो उसको हम सॉलिड्स कहते हैं। ऐसा स्टेट जिसमें ये मॉलिक्यूल में फासला हो, ऐसे स्टेट को हम लिक्विड स्टेट कहते हैं। और ऐसा स्टेट जिसमें ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो, उनको हम गैस कहते हैं। तो देखिए, अगर सॉलिड है तो सॉलिड वो वाले पार्टिकल है जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम है। अब देखें, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फासला कम है। जब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो सॉलिड में कम है। अब लिक्विड में ये डिस्टेंस बढ़ गया है और अगर आप गैस देख लें तो ये जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर सॉलिड मॉलिक्यूल है और इसमें इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसमें वीक है क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है और ये सबसे दूर है, तो लिहाजा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सबसे कम गैसेस में है। इसलिए अगर आप देखें, ये मॉलिक्यूल दूर है, ये नज़दीक है और ये सबसे नज़दीक है क्योंकि इन मॉलिक्यूल में आपके पास सबसे ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इसकी फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो हम उधर जाके करेंगे। शाबाश। अच्छा, तो नेक्स्ट एजम्पशन ये है कि आपने ये पढ़ा कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं और 3 स्टेट में से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस और फोर्स के बिहाफ पे आप क्या करते हैं, मैटर को क्लासीफाई करते हैं। तो इस लिहाज से जो आम कंडीशन पे नॉर्मल मैटर है उनमें 3 किस्म के मोशंस पाए जा सकते हैं। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी। इधर देखिए, ट्रांसलेटरी उस मोशन को कहते हैं कि उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को फॉलो करता है और वो वाला मज़ीद पहले पार्टिकल को फॉलो करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल यूनिडायरेक्शनल हो, एक दूसरे को फॉलो करते हो, मतलब ऐसे डायरेक्शन में या ऐसे भी हो मगर एक दूसरे को फॉलो करते हो, ये इस मॉलिक्यूल को फॉलो करता है, ये इस मॉलिक्यूल को, ये इस मॉलिक्यूल को, इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम कहते हैं कि कायनात में मैटर ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। इसके अलावा रोटेटरी मोशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, सर्कुलर मोशन कर सकता है। और नेक्स्ट आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन, कि आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि सपोज ये एक पार्टिकल है और ये अपने मेन एक्सिस से टू एंड फ्रो मोशन करें। तो देखिए, सपोज ये एक पार्टिकल है और एक ही जगह पे है मगर टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है, तो ये वाइब्रेटरी भी कर सकता है, ट्रांसलेटरी भी, कि एक जगह से मैटर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, और रोटेटरी भी कर सकता है, मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है। तो इस बिहाफ पे कायनात में आप क्या करते हैं, कायनात में मैटर को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इधर देखिए, नॉर्मली जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन पे वाइब्रेशंस करते हैं, क्योंकि सॉलिड ये कोई पार्टिकल है। अभी मार्कर मेरे हाथ में है, अब इधर देखिए, ये एक जगह से दूसरी जगह अगर नहीं जा रहा और ये एक ही
पॉइंट पे हैं, तो इस टाइम इसके अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे वाइब्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यही सॉलिड पार्टिकल है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे फेंक देता हूँ तो इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सारे के सारे एक दूसरे को फॉलो करते, तो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते हैं। तो सॉलिड में नॉर्मली वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन ज़्यादा है। जो लिक्विड है, लिक्विड में भी ट्रांसलेटरी मोशन है। लिक्विड अगर आपके पास सपोज कोई कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, अगर आप इसको गिरा देते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, तो लिक्विड भी ट्रांसलेटरी मोशन शो करते हैं। और आपके पास जो गैसेस हैं, तो गैसेस आम कंडीशन पे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन शो करते हैं, लेकिन सॉलिड अगर स्टेशनरी है तो ज़्यादातर वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। इसका मकसद ये कि मॉलिक्यूल 3 किस्म की जो है ओवरऑल जो है मोशन शो कर सकता है, और वो जब लिक्विड चैप्टर पढ़ेंगे और गैस पढ़ेंगे उसमें वहाँ जाके हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर सॉलिड है तो वाइब्रेशन के लिहाज से वाइब्रेशन पढ़ेंगे, अगर लिक्विड चैप्टर है तो ट्रांसलेटरी भी पढ़ेंगे बस, और अगर गैसेस हैं ये चैप्टर है तो इसमें हम ये रोटेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स की अपनी एक सर्टन काइनेटिक एनर्जी होती है। इधर देखिए, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक जो है वो वेलोसिटी के साथ है। तो अगर आपके पास मैटर है और वो मैटर अगर आप कंसिडर करें गैस है, तो गैस मॉलिक्यूल ओवरऑल मोशन में होते हैं। ये अपने इस कंटेनर में इन दीवारों के साथ भी टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं, तो मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी है उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपके पास मैटर मौजूद है और उस मैटर में से पार्टिकल मोशन में है तो उसकी अपनी एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई लिक्विड है और अगर कोई गैस है और तीनों आपने कंटेनर में रखे हैं, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? गैस की होगी। वेल डन। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस की होगी, उसके बाद लिक्विड की होगी और इसके बाद सॉलिड की होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इधर देखें, ये एक बीकर है या ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस है, ये दूसरा सिलेंडर है और इसमें भी गैस है। ये सिलेंडर 0 डिग्री सी पे है और ये सिलेंडर 25 डिग्री सी पे है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? 25 डिग्री का। जब टेम्परेचर कम है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे। जब आपस में भी ज़्यादा कोलाइड करेंगे और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो आप खुद बताइए मोशन क्या होगा? पहले के मुकाबले में मोशन ज़्यादा होगी। जब मोशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन है, रोटेशन है, जो भी मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी कंटेनर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज से मुराद सारे मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर कम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो देखिए, हम कहते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो एक थ्योरम की मदद से इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको प्रूफ करेंगे कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपल पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2-3 कंटेनर है, 0 डिग्री पे है, 25 पे है, 100 पे है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है? जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज सेम। इधर देखिए, ये पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एक सिलेंडर है, उसमें गैस है A, ये दूसरा सिलेंडर है उसमें गैस है B, और ये तीसरा सिलेंडर है उसमें गैस है C। ये जो सिलेंडर है, मैं सपोज करता हूँ ये 1 मोल गैस है, ये भी 1 मोल गैस है और ये भी 1 मोल गैस है।
ये है 25 डिग्री सी पे, ये भी है 25 डिग्री सी पे, और ये भी है 25 डिग्री सी पे। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? सेम, वेल डन, शाबाश। हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है ये सेम टेम्परेचर पे सेम होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है। अगर यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, और यहाँ भी टेम्परेचर सेम है, तो तीनों के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन सेम होगा। 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ भी स्टोर होगी जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यहाँ भी स्टोर होगी जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और यहाँ भी स्टोर होगी, और वो इंटरनल एनर्जी कोलिजन में इस्तेमाल होगी, और उसी कोलिजन की वजह से जो एवरेज काइनेटिक मोशन है या मॉलिक्यूलर मोशन है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल जब भी किसी कंटेनर में होते हैं तो पहले तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ टकराता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये इस कंटेनर के दीवारों के साथ भी टकराता है। तो जब भी मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं या इसी कंटेनर की दीवारों के साथ टकराते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इधर देखिए, ये सपोज आपका कंटेनर है और इसमें सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये अगर आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं, और ये जब इस कंटेनर के साथ भी टकराते हैं तो फोर्स अप्लाई करते हैं, और जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई करे तो इससे प्रेशर बन जाता है, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मकसद ये है कि अगर आपने कोई कंटेनर लिया है और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, उसका अंदर एक दबाव बनेगा, वो दबाव बनेगा इस कोलिजन की वजह से, वो एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं और उसी कंटेनर उस सिलेंडर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं, तो उस गैस का अपना एक प्रेशर होगा, एक दबाव होगा। ये जो प्रेशर या दबाव है इस कोलिजन की वजह से है, क्योंकि ये कंटेनर की दीवारों के साथ भी टकराते हैं और आपस में भी टकराते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये जो कोलिजन है ये प्योर इलास्टिक होगी। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब दो मॉलिक्यूल एक ही कंटेनर के अंदर है और ये कंटेनर आपने क्लोज किया है, मैं कहता हूँ इसकी एनर्जी है 2 और इसकी एनर्जी है 4, मैं सपोज करता हूँ ये मॉलिक्यूल अगर 2 जूल एनर्जी इस 4 को देगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 6। और अगर ये 4 सारी की सारी एनर्जी 2 को दे देगा, सारी एनर्जी कितनी होगी? 6 अगेन। तो ओवरऑल जो एनर्जी है ये कंजर्व रहती है, यानी या ये इसको एनर्जी दे दें और या ये इसको एनर्जी दे दें, तो ओवरऑल इस सिस्टम की एनर्जी सेम होगी, बशर्ते कि ये आइसोलेटेड सिस्टम हो। मतलब सिलेंडर में गैस पड़ा हुआ है और उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल जब दूसरे के साथ टकराता है तो उसको 1 जूल की एनर्जी देता है, और वो मॉलिक्यूल अगर दोबारा इसके साथ टकराता है तो 1 जूल एनर्जी दोबारा से देता है। तो ये जो कोलिजन है ये प्योर इलास्टिक है, और अगर सेम एक्सचेंज भी ना करे फिर भी इलास्टिक रहती है, क्योंकि ओवरऑल वो उस कंटेनर में है। तो इसका मतलब ये है, इधर देखिए, अगर ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये इस मॉलिक्यूल को 1 जूल एनर्जी देता है, मगर ये मॉलिक्यूल इसको 3 जूल एनर्जी देता है। अब आप अपोजिट पढ़े तो ओवरऑल 1 + 3 से आएगा 4। अगर आप अपोजिट पढ़े कि ये मॉलिक्यूल इसको 3 जूल एनर्जी देता है और फिर ये मॉलिक्यूल इसको 1 देता है, फिर भी है 3 + 1 से क्या आएगा? 4। चूँकि ये एक क्लोज कंटेनर में है, इसकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, तो अंदर जितने भी ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे ये कंजर्व रहेंगे। यानी हम सारे इस कमरे में हैं और इस कमरे में मेरे पास सपोज़ हम सब के पास 1000 रुपया है और मैं 100 रुपये आपको दे देता हूँ और 900 रुपये आपके हैं, फिर भी 1000 बनेंगे। और अगर 500 मेरे हैं और 500 कलेक्टिवली आप लोगों के हैं, फिर भी 1000 रुपये हैं। अगर 300 मेरे हैं, कलेक्टिवली 700 आपके हैं, फिर भी 1000 है। तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर ये सील्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी ये सारे के सारे कंटेनर में सेम रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रेविटी का मॉलिक्यूल्स के ऊपर
कोई असर नहीं होता। ये गैस की बात करते हैं। अगर आपके पास किसी सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। अब अगर ये सॉलिड है तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे जा रहे हैं। अगर इस तरह लिक्विड हो तो लिक्विड भी ग्रेविटी का उसके ऊपर असर रहता है मगर कम रहता है। और अगर आपके पास अगर गैस मॉलिक्यूल हो तो आप खुद भी आइडियलाइज करें, अगर आप किसी सिलेंडर का वो ओपन करें लिड तो गैस ऊपर जाता है, इसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है लेकिन वो बाद में जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये जो लास्ट 2 पॉइंट है इस थ्योरी में, हमारा काम इनसे है। ये तो आपने क्लास 9 10 में पढ़ा है, इसके साथ हमारा इतना काम नहीं है। जो लास्ट 2 पॉइंट है दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें से ये जो पहला पॉइंट है, ज़रा डस्टर दे दे शाबाश। अच्छा इधर देखिए, लास्ट जो 2 पॉइंट है इनमें से जो 11वां पॉइंट है इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिए, पहले इसको समझ लें उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये एक सिलेंडर है और मैं सपोज करता हूँ इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 10 लीटर और हमारे पास गैस है और मैं क्या कर लेता हूँ, इस 10 लीटर के सिलेंडर में मैं गैस छोड़ देता हूँ। इधर देखें, ये गैस मॉलिक्यूल, कोई भी गैस है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कोई भी है, सही है। अब ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास 10 लीटर का एक बड़ा सिलेंडर है और इसमें आपने गैस के कम मॉलिक्यूल छोड़े हैं तो इस सिलेंडर के मुकाबले में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का साइज काफ़ी छोटा है। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास गैस मॉलिक्यूल हो तो जो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो इस कंटेनर के मुकाबले में 0 के बराबर है। इधर देखिए किस तरह से ये गैसेस मॉलिक्यूल है और आप क्या करें, अगर आप इस गैसेस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करें, मतलब आप इसको कंप्रेस करें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप कंप्रेस करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करें और आखिर में ये जितने मॉलिक्यूल हैं इतना इनको कंप्रेस करें कि ये इस कॉर्नर में आ जाए, कि ये क्या हो, इस कॉर्नर में आ जाए। इधर देखिए इस कॉर्नर में, अब ये मॉलिक्यूल इस कॉर्नर में आ गए हैं और मैं सपोज करता हूँ इसका जो वॉल्यूम है वो है 0.1 लीटर। तो अगर आप देखें ये 0.1 लीटर इस 10 लीटर के मुकाबले में निग्लिजिबल है। ये 10 लीटर है और ये 0.1 लीटर भी नहीं है, समझ आ रहे, 0.1 लीटर भी नहीं है। तो मतलब ओवरऑल इस कंटेनर के इस बड़े वॉल्यूम के मुकाबले में इस वॉल्यूम की कोई हैसियत नहीं है। ये कमरा है, इस कमरे में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है तो आप खुद अंदाज़ा करें इस रूम का जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है। तो इस रूम में जितनी एयर है, अगर हम एयर को कंप्रेस करें, कंप्रेस करें, कंप्रेस करें तो वो इस कॉर्नर में इतने से मॉलिक्यूल रह जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं ना। तो इस कमरे के वॉल्यूम के लिहाज से उस गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, तकरीबन 0 के बराबर होगा। तो ये थ्योरी कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल, यानी अप्रोचेस टू 0, सही है, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। लेकिन ये पॉइंट बाद में साबित करेंगे ये गलत है। कभी भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 नहीं होता। हाँ, इस कंटेनर के मुकाबले में कम है मगर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि गैस एक मैटर है और मैटर का वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आप इसको कंप्रेस करें, कंप्रेस करें, ये बात सही है कि ये इंतहाई स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन वो भी उनका अपना एक वॉल्यूम है, 0 के बराबर नहीं है, अप्रोचेस टू 0 है। मैं कह सकता हूँ 10 लीटर का कमरा है और इस गैस का वॉल्यूम है 0.001 लीटर। ये भी अब वैल्यू तो है ना, कोई ख़ास वॉल्यूम तो है, 0 के अप्रोचेस कर रहा है ये 0, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो मकसद ये है कि ये पॉइंट गलत है, इसको हम ठीक करेंगे वैन डर वाल इक्वेशन में, इसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये थ्योरी कहती है कि चूंकि गैस के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल इंडिविजुअली एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो इसलिए गैस मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो नेग्लिजिबल है, वो भी 0 के बराबर है।
तो पॉइंट याद रखें, ये पॉइंट भी गलत है। गैस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस तब कम होते हैं जब वॉल्यूम ज़्यादा हो। अब इस कमरे में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हो तो ये कमरा बहुत बड़ा है, यहाँ पे उनके दरमियान इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। लेकिन अगर आप इस वॉल्यूम को कम करें, अब देखिए ये इस पूरे कंटेनर में है, लेकिन अगर आप क्या करें, एक छोटा सा कंटेनर ले लें और छोटे से कंटेनर में यही कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, तो देखिए अब इसके मुकाबले में इसका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है, इसका अपना एक ख़ास वॉल्यूम है। तो जब वॉल्यूम छोटा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो सकते हैं। हमने अभी पढ़ा कि गैस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, तो जब किसी कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है या डिस्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप वॉल्यूम कम करेंगे, इस गैसेस को करीब लेकर आएंगे, तो तब जाके उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी गलत है कि नहीं गैसेस के दरमियान बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन तब होता है जब आप वॉल्यूम छोटा लेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो खुद ब खुद उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूड करते हैं ये जो लास्ट 2 पोस्टुलेट है ये गलत है, और हमारा फोकस इस चैप्टर में इन 2 पोस्टुलेट पे होगा कि किस तरह गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम अप्रोचेस टू ज़ीरो नहीं होंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कि गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। इन 2 बातों को हम इस चैप्टर में अप्रूव करेंगे।